हम हैं नया IBM 7 हौसला है। तो ये हो सकती है कि बीजेपी और शिवसेना फिर से हाथ मिला ले तो सरकार बना सकते हैं। बीजेपी को 123 सीटें और शिवसेना की 63 सीट मिलाकर हो जाती है 186। तो 186 का ये आंकड़ा है अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आ जाते हैं। दूसरे विकल्प की अब हम बात करते हैं। दूसरा विकल्प की अगर बात करें तो एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की बात कही है। अगर दोनों पार्टियों को मिला दे तो बीजेपी की 23 और एनसीपी की 41 सीटें मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 164 का। तो ये तब स्थिति बनती है जब बीजेपी और एनसीपी एक साथ आ जाए। तीसरे विकल्प की बात करते हैं। क्या है तीसरा विकल्प? अब जो तीसरा विकल्प है वो ये हो सकता है कि अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिल जाए तो इन तीनों की सीटों का आंकड़ा पहुंच जाता है 146। तो ये है तीसरा विकल्प कि अगर यहां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों मिलकर अगर सरकार बनाए तो कुछ इस तरह से हो सकती है स्थिति। अब रुख करते हैं दिल्ली में मौजूद मेरे सहयोगी विक्रांत यादव का। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत बोर्ड के बाकी सदस्य मौजूद थे। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी महासचिव जेपी नड्डा महाराष्ट्र जाएंगे। पार्टनर के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार है? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन कौन करता है। वैसे एनसीपी ने तो अपनी तरफ से घोषणा की है। इस बीच शिवसेना नेता चंद्रहास शुक्ला ने IBM 7 पर कहा कि अगर राजनाथ मुंबई जाकर मामले का हल तलाशेंगे तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। अगर पार्टी ने राजनीति का नाम लिया है तो आप ये मान के चलिए कि शिवसेना बीजेपी में गठबंधन होगा। हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 2009 में सिर्फ 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 47 सीटों पर जीत पाई। इस तरह उसने अपने बूते पर बहुमत पाया। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया है कि इस समय देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। हरियाणा में मोदी मैजिक ऐसा चला कि बीजेपी ने पिछले दफा की 4 सीटों के आंकड़े से करीब 12 गुना की छलांग लगाई और अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। आपको बता दें कि 2009 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत के लिए हरियाणा का शुक्रिया अदा किया और राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा किया। पीएम ने ट्वीट किया, ऐतिहासिक परिणाम, बीजेपी के लिए अत्यधिक हर्ष और गौरव की बात। मैं अपने कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत को सलाम करता हूँ। हरियाणा की जनता को शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपने सपने पूरे करने और हरियाणा के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का अवसर दिया। अगली खबर के लिए चलते हैं चंडीगढ़ में मेरे सहयोगी अमित चौधरी के पास। हरियाणा में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि विरोधियों के तमाम कयासों के विपरीत भारत में मोदी की सुनामी अब भी चल रही है और बीजेपी देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में अग्रसर है। आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। एक तरफ बीजेपी के खेमे में दिवाली पहले ही आ गई तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में मायूसी और वीरानगी पथरी है। जो नई सरकार बनने जा रही है, मैं उम्मीद रखता हूं जो हरियाणा के विकास की रफ्तार है उसको रफ्तार को कायम रखेंगे। पिछले 15 साल से हरियाणा में कांग्रेस का शासन था, लेकिन राज्य में हुड्डा सरकार के खिलाफ लोगों में इस कदर गुस्सा था कि पार्टी दूसरे ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर खिसक गई। बीजेपी के बाद INLD दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र की तर्ज पर हरियाणा में भी बीजेपी का कोई भी सीएम फेस नहीं था। चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी में कई संभावित नाम हैं। इन नामों के बारे में बता रही हैं मेरी सहयोगी हिमानी निधन।
हरियाणा को लेकर अब हर नजर इस बात पर है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की ही तर्ज पर यहां भी कोई बीजेपी का प्रायोजक ब्लू हेवन, सिटी गर्ल, सिटी स्टाइल। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। एक्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी। मोहनी चाय, मोहनी पियो खुल के जियो। दिव्या अंडरवेयर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। और होंडा सीबी शाइन, अच्छा लगता है। देश दिन भर, ये इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें रिपोर्टर सीधे आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कहां क्या हो रहा है। आपको सिर्फ 3-4 बड़े शहरों की नहीं, देश के कोने कोने की खबर बताएंगे। और ये खबरें आप तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम पूरी तरह तैयार है। 2000 रिपोर्टर हर दिन अपने अपने इलाके की खबर हमें यहां भेजेंगे। उसमें से महत्वपूर्ण खबरें हम यहां आपको सुबह सुबह दिखाएंगे, सबसे सटीक, सबसे पहले। शुरुआत करते हैं आज मुंबई से। सबसे पहले चलते हैं निशात शम्सी के पास। निशात, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी चमत्कार देखने को मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने 288 सीटों में से 123 सीटें जीती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो हर तरफ जश्न शुरू हो गया। लेकिन इस जीत के साथ ही खीज इस बात की भी थी कि बहुमत का आंकड़ा दूर रह गया। किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 123 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना को महज 63, एनसीपी को 41 और कांग्रेस को 42 सीटें हासिल हुई हैं। साफ है कि बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है। ऐसे में महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार का बनना तय है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पुराने साथी शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर साथ आ सकते हैं। लेकिन एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर शिवसेना को बैकफुट पर ढकेल दिया है। महाराष्ट्र के नतीजे जैसे जैसे साफ होते गए, मातोश्री से लेकर मुंबई बीजेपी के दफ्तर तक कयासों का बाजार गर्म होने लगा। बीजेपी और शिवसेना की तरफ से ऐसे संकेत मिलने लगे कि पुराने यार एक बार फिर साथ हो सकते हैं। हमारा रिलेशन निश्चित रूप में है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, केंद्र के अलायंस का वो एक हिस्सा है। हम सभी विकल्प हमारे लिए भी खुले हैं, हम भी राजनीति में हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी भी मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर है। शिवसेना इस बात पर अड़ी हुई है कि उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे। देखना यह है कि इस विवाद का क्या और कैसा हल निकलता है। अब नागपुर चलते हैं हमारे साथी जनक दवे के पास। एनसीपी ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये जरूर कहा कि एनसीपी के इस प्रस्ताव पर विचार जरूर किया जाएगा। महाराष्ट्र में आंकड़ों का गणित साफ होने के साथ ही एनसीपी की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई प्रफुल्ल पटेल की। पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र के हित में उनकी पार्टी बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। ये खबर मातोश्री तक भी पहुंची और बाहर आया शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुस्सा। उनको तो एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है, अगर वो उनको मंजूर है तो जाएं एनसीपी के साथ। बहरहाल स्पष्ट बहुमत न होने के हाल में ये खींचतान स्वाभाविक है, लेकिन जानकारों की राय में बीजेपी के लिए गठबंधन के दोनों विकल्प खुले हुए हैं। पूरे देश की नजर अब महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर लगी हुई है। 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, लेकिन बीजेपी इस जादुई आंकड़े से काफी दूर है। ऐसे में सरकार बनाने की सूरत क्या होगी, बता रही है मेरी सहयोगी हिमानी नथानी। दो 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे
सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। अब ऐसे में सरकार बनाने के क्या हो सकते हैं विकल्प? पहली स्थिति अगर हम देखें, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ही लड़ा गया। लेकिन जहां तक बात है संभावित मुख्यमंत्रियों की, तो इसमें कई नाम शामिल हैं। पहले नाम की अगर हम बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर का। अगर इनका देखें हम नाम, तो मजबूत पक्ष जो सामने आता है वो ये है कि पार्टी के सीनियर नेता हैं और प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। संघ से पुराना नाता है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हाईकमान में अच्छी पैठ भी है, मोदी से नजदीकी भी है। गैर जाट पंजाबी समाज से आते हैं। करनाल से इनको लड़वाया गया, संगठन ने लड़ाया। चुनाव इनके विरोध होने की गुंजाइश कम है इसमें। खट्टर की कमजोरी की अगर बात करें तो पहली बार लड़े हैं चुनाव, जमीनी नेता नहीं है और जाट समुदाय से नहीं आते। ये तो थे पहले दावेदार। दूसरे दावेदार कौन है? दूसरे दावेदार हैं कैप्टन अभिमन्यु। इनकी मजबूती की अगर सबसे पहले हम बात करें तो लंबे समय तक संगठन का कामकाज इन्होंने संभाला है। 17% जाट वोटर्स वाले हरियाणा में बीजेपी का जाट चेहरा है। कम वक्त में बतौर पार्टी प्रवक्ता इन्होंने अपनी पहचान बनाई। लोकसभा चुनाव में अमित शाह के साथ यूपी के सह प्रभारी थे। आला कमान के करीबी हैं। जहां तक इनकी कमजोरी की बात करें तो इनकी कमजोरी है बीजेपी में गैर जाट के पक्ष में ज्यादा आवाज है। जमीनी नेता नहीं है, जनता में इनकी पैठ नहीं है। राज्य के दूसरे नेता कर सकते हैं विरोध। मुख्यमंत्री पद के एक और संभावित चेहरा भी इनके अलावा हैं, वो हैं अनिल विज। अनिल विज की हम अगर मजबूती की बात करें तो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, संघ के करीबी हैं, अंबाला से कई बार रह चुके हैं विधायक, पंजाबी समाज से जुड़े हुए हैं, गैर जाट हैं। इनकी कमजोरी की अगर बात करें तो कमजोरी है इनकी राज्य स्तर के नेता नहीं है, अंबाला से बाहर कोई पहचान नहीं है और फिर वही जाट नहीं। हरियाणा में सीएम की दावेदारी में कई जाट चेहरे हैं तो कई नॉन जाट। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी किसी गैर जाट के हाथ में हरियाणा की बागडोर देगी? क्या होगा सीएम चुनने का पैमाना? बता रही है मेरी सहयोगी हिमानी नथानी। हरियाणा में मुख्यमंत्री की दावेदारी में कुछ जाट चेहरे हैं तो कुछ गैर जाट। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हरियाणा की बागडोर एक गैर जाट के हाथ में देगी? आखिर क्या होगा सीएम चुनने का पैमाना? हम आपको थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा में दरअसल जाट बनाम अन्य बड़ा मुद्दा है। जाट बहुल राज्य में 17% वोटर जाट हैं, लेकिन 15% ब्राह्मण वोटर हैं। पंजाबी वोटर्स की भी यहाँ बड़ी संख्या है। गैर जाटों से बीजेपी की रही है ज्यादा नजदीकी। अब ऐसे में बन सकता है गैर जाट मुख्यमंत्री, लेकिन पार्टी ने 27 सीटों पर जाट नेताओं को दिए थे टिकट। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के मापदंड में ऐसा व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है जो कि पहली बार चुनकर नहीं आया हो, साथ ही संघ का नजदीकी हो, दूसरे दल से बीजेपी में एकदम से यानी कि फौरन ना आया हो। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दिन भर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विक्रांत दुबे।